नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल केम क्लासेस में। जैसे कि हमने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था और आज केमिकल काइनेटिक्स का चौथा लेक्चर है। ठीक, हम 3 लेक्चर में आप लोगों को जनरल इंट्रोडक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट, इंस्टैंटेनियस रेट और कुछ उसके न्यूमेरिकल करा चुके हैं उसमें, तो पहले आप इसको वीडियो देख लेना। आज इसी क्रम में हम जो इस वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी एक्सपेरिमेंटली हम एवरेज रेट को कैसे डिटरमाइन करेंगे, इंस्टैंटेनियस रेट को कैसे डिटरमाइन करेंगे और फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हेडिंग डाल लीजिए, एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करेंगे। जिससे रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि रेट का डेफिनेशन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा कंसंट्रेशन चाहिए, यानी कि हमें डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कंसंट्रेशन चाहिए। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि जो कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना है, पहले कंसंट्रेशन को पता लगाना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ हमारा कंसंट्रेशन उस टाइम पे कितना है। तो पहले तो ये मालूम नहीं, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और एनी ऑफ द प्रोडक्ट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर ये लिख लीजिए, टाइम के रिस्पेक्ट में हमें कंसंट्रेशन चाहिए, तो यहाँ पे लिखिए द रेट ऑफ ए chemical reaction can be determined by measuring the concentration of any of the reactants or any of the products as a function of time, यानी टाइम के साथ हमें कंसंट्रेशन चाहिए, तभी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि हम एक रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं, जैसे कि ए गिव्स प्रोडक्ट, हमारा ए क्या है, रिएक्टेंट, पी क्या है, प्रोडक्ट। इसका अगर हमें ग्राफ बनाया जाए, रिएक्टेंट के लिए क्या ग्राफ बनेगा और प्रोडक्ट के लिए क्या ग्राफ बनेगा, तो इसको हम रब कर रहे हैं। जैसे कि हमारा एक रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट, जैसे रिएक्टेंट के लिए अगर हम ग्राफ बनाएं फॉर रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट के लिए ग्राफ क्या बनेगा आपका, जो हमारा रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट हमेशा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ेगा। अगर रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा तो यहां से हम ग्राफ कैसा बना सकते हैं, कुछ ऐसा, टाइम के रिस्पेक्ट में, यहां पर क्या लिखेंगे हम, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक। हम मान ले रहे हैं कि जो रिएक्टेंट का ग्राफ बनेगा आपका, क्योंकि रिएक्टेंट घट रहा है प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट मान लिया हाईएस्ट यहाँ पर रिएक्टेंट है, तो यहाँ से जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट घटता जाएगा, टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट घटता जाएगा, तो कुछ ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका कुछ इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। अब देखिए, हम मान ले रहे हैं कि एट टाइम t1 पर जो कंसंट्रेशन हमारा है वो x1 आया है, हम एक्सपेरिमेंटली मान ले रहे हैं। टाइम t2 पर जो कंसंट्रेशन आया है हमारा x2 आया है। ध्यान देना, हम कह रहे हैं टाइम t1 पे जो कंसंट्रेशन x1 आया है, टाइम t2 पे
x2 आया है। तो यहाँ पर देखिए टाइम t1 पे, ये टाइम t1 है, टाइम t1 पर x1 कंसंट्रेशन आया है एक्सपेरिमेंटली, और टाइम t2 पे, टाइम t2 पे कंसंट्रेशन x2 आया है। टाइम t1 पे x1 कंसंट्रेशन, टाइम t2 पे x2 कंसंट्रेशन आया है। तो इसका हमें एवरेज रेट जैसे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एवरेज रेट जब रिएक्टेंट पे लिखते हैं तो क्या आता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, माइनस लगता है रिएक्टेंट के लिए, माइनस डेल एक्स अपान डेल्टा टी, ये होता है। अब देखिए डेल एक्स इक्वल टू क्या होगा? टाइम t2 पे कंसंट्रेशन x2, टाइम t1 पे कंसंट्रेशन x1, तो यहां से आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 अपान डेल्टा टी, ये हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से टाइम t2 डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? t2 माइनस t1। तो ये हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा रिएक्टेंट के लिए। सिमिलरली हम प्रोडक्ट के अगर ग्राफ क्या बनेगा और उसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसे हम निकाल सकते हैं। ठीक, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, टाइम t2 पे कितना कंसंट्रेशन है, टाइम t1 पे कितना कंसंट्रेशन है। एक यहाँ पर फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए क्या बनेगा आपका ग्राफ? फॉर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के लिए ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो प्रोडक्ट का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। टाइम t बराबर 0 पर प्रोडक्ट कुछ नहीं था, टाइम जैसे जैसे बढ़ा प्रोडक्ट हमारा बढ़ता गया। टाइम t बराबर 0 पर कोई प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पर टाइम t बराबर 0 पर नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। टाइम जैसे जैसे बढ़ा आपका कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ गई, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम लिख रहे हैं टाइम और वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर वैसे मान लेते हैं कि एट टाइम t1 पर, एट टाइम t1 पर कंसंट्रेशन x1 है, एट टाइम t2 पर कंसंट्रेशन x2 है। तो फिर से वैसे ही मानना है आपको, टाइम t1 पर कंसंट्रेशन x1 है और टाइम t2 पर, टाइम बढ़ा दिया, टाइम t2 पर कंसंट्रेशन x2 है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डेल एक्स अपान डेल्टा टी इक्वल टू डेल एक्स टू माइनस x2 माइनस x1 अपान डेल्टा टी2 माइनस t1। तो प्रोडक्ट का आप ऐसे निकाल सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली। ठीक, आई होप कि आपको ये दोनों ग्राफ समझ में आए होंगे और कैसे आपको निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। अब हम आते हैं, एवरेज की तो बात कर ली, अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, जब मैंने आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बताया था, एवरेज तो होता है ओवर ए स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन हमारा इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पे, उस टाइम पे हमारा कंसंट्रेशन कितना है। तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पर भी हम वही ले रहे हैं रिएक्शन। अगर इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें, हम रिएक्टेंट के लिए जैसे बना रहे हैं इंस्टेंटेनियस, रिएक्टेंट क्या घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो यहाँ से देखिए ये कुछ ऐसे ग्राफ आएगा। हम यहाँ से थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाते हैं क्योंकि हमें टेंजेंट ड्रा करना है। ठीक, ऐसे ग्राफ कुछ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका टाइम, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए इंस्टेंट पर्टिकुलर स्टैंड पे, यानी पर्टिकुलर टाइम पे हमारा कंसंट्रेशन कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। 9th 10th में आप लोग पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन,
तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, एक टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। एक टेंजेंट ड्रा कर दिया, हम मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है O, ये पॉइंट क्या है A, ये पॉइंट क्या है B। ठीक, अब टेंजेंट ड्रा किया, इसका मतलब ये जहां पे टच करेगा, मान लेते हैं पॉइंट P पे टच कर रहा, और ये क्या है टाइम T। मान लेते हैं कि टाइम T डैश पर पॉइंट P है, इसका कंसंट्रेशन कुछ इतना रहा होगा। यानी अगर हमने टेंजेंट ड्रा किया है तो हमें स्लोप, कर्व का स्लोप मालूम हो जाए तो वहां पर हमें रेट भी मालूम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या, मैंने एक टेंजेंट ड्रा किया है, टेंजेंट ये किससे टेंजेंट ड्रा किया इस कर्व के थ्रू, तो स्लोप ऑफ द कर्व अगर मालूम हो जाए तो हमें इंस्टेंटेनियस रेट मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिससे हमारा इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट कौन सा है, एट पॉइंट P, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन एट टाइम t डैश इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट P। स्लोप ऑफ द कर्व क्या हो जाएगा, अब आप लोगों ने पढ़ा है स्लोप ऑफ द कर्व m क्या होता है स्लोप इक्वल टू tan थीटा। tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, OB अपान OA। तो यहाँ से आपका आ जाएगा स्लोप ऑफ द कर्व OB अपान OA। ये आपका क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ द कर्व, और यही आपका क्या हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, आर एवरेज, ओ सॉरी आर एवरेज नहीं, आर इंस्टेंटेनियस। ठीक, तो ऐसे आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। सिर्फ मैंने फॉर्मूला लगाया है क्योंकि tan थीटा क्या होता है आपका, टेंजेंट tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर OB अपान OA। तो एक पर्टिकुलर टाइम t डैश पे हमारा कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस आएगा, यानी कि हमारा रेट फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट को कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम बात करते हैं कि रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हेडिंग डाल लीजिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देखिए, अगर जनरली बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे कि बात करें कि वो कैसा है, यानी कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, आयनिक है, पोलर है कि कोवलेंट है। ठीक, तो ये हमें पता हो जाए। दूसरा हम फैक्टर की बात कर सकते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट हो सकता है, बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या हो सकता है। ठीक, तीसरी हम फैक्टर की बात क्या करेंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा, तो तीसरा फैक्टर है। चौथा फैक्टर आपका कौन सा है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाने पर हमारे रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पढ़ेंगे। एंड पांचवा है, इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, दैट इज प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अगर कैटालिस्ट को प्रेजेंस कर लिया जाए, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हमारा रेट क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके। पहला फैक्टर हम लिख रहे हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तीसरा टेम्परेचर। चौथा टेम्परेचर के बाद सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के सरफेस एरिया को घटा बढ़ा दें तो क्या होगा। एंड लास्ट वन है इफेक्ट ऑफ या फिर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस आर इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा। ठीक, तो ये हमें 5 फैक्टर्स पढ़ने हैं। आइए एक एक डिस्कशन करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट।
जैसे अगर बात करें नेचर ऑफ रिएक्टेंट का, तो जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो वहाँ पर हमने बताया था कि फास्ट रिएक्शन कौन से होते हैं। अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट अगर हमारे रिएक्टेंट का नेचर पोलर हो जाए या आयनिक हो जाए, हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बताया था कि अगर आयनिक है, पोलर है, तो वो रिएक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं। यानी कि रिएक्टेंट अगर हमारा पोलर है, आयनिक है, तो हमारे रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, तो उनकी रेट डिटरमाइन हम नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि अगर पोलर और आयनिक सब्सटेंसेस हैं, रिएक्टेंट हैं, तो उनका रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। क्यों होगा? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों होगा? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उन रिएक्टेंट के बीच एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो एक्वस सोल्यूशन में अपने आयन को छोड़ देते हैं, और आयन को छोड़ देते हैं तो एक्सचेंज रिएक्शन हो जाती है। कब हो जाती पता नहीं चलता। तो रिएक्टेंट अगर हमारा आयनिक है, पोलर है, तो उनका रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है। ठीक, तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं रिएक्शन, यहाँ पर लिख लीजिए दी रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, दी रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन influenced by the nature of reactant, by the nature of reactants। अब मैंने कहा रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, तो रिएक्टेंट हमारा अगर रिएक्शन में अगर इन्वॉल्व होता है रिएक्टेंट कैसा, पोलर और आयनिक सब्सटेंस, पोलर और आयनिक सब्सटेंस। अगर रिएक्शन इन्वॉल्विंग पोलर और आयनिक सब्सटेंस, तो हमारा रेट क्या होता है, फास्ट होता है। रेट हमारा क्या होता है, फास्ट होता है। यानी कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन क्या होती है, फास्ट। तो रिएक्शन फास्ट होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमेशा फास्ट होगा। रिएक्शन फास्ट क्यों होती है? हमने कहा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए फिर से समझना, अगर हमारा रिएक्शन में रिएक्टेंट हमारे पोलर और आयनिक है, तो उनके क्या होता है, रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। रिएक्शन फास्ट होती है क्यों? क्योंकि उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल के बीच, जिसकी वजह से वो एक्वस सॉल्यूशन में आसानी डिजॉल्व हो जाते हैं, इजिली ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए उनकी रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। तो इन रिएक्शनों की रेट ही बहुत फास्ट होती है। ठीक, अब अगर जो हमारे सब्सटेंस हैं, जो हमारे पोलर और आयनिक सब्सटेंस हैं, रिएक्टेंट हैं, इनको अगर चेंज कर दें, मान लेते हैं कि हम कोवलेंट ले लें। अगर कोवलेंट ले लेते हैं, तब कोवलेंट का रेट किस पर डिपेंड करेगा? अब कोवलेंट है तो या तो वो आसानी से किस पर डिपेंड करेगा, या तो आसानी से ब्रेक हो जाए, या फिर आसानी से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए। तो यानी जो बांड हैं उनके ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग पे डिपेंड करेगा रेट। तो यानी कि जो कोवलेंट बांड जितनी आसानी से ब्रेक हो जाएगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, और ऐसे कोवलेंट बांड जिनका आसानी से ब्रेक नहीं होता है, उनके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं। तो किस पे डिपेंड करेगा कि हमारे जो दोनों एटम्स हैं, मॉलिक्यूल के बीच जो एटम है, एटमों के बीच जो बांड है, ठीक, उनको आसानी से कितना ब्रेक किया जा सकता है। जितनी आसानी से ब्रेक होंगे, वो उतनी आसानी से रिएक्शन हो जाएगा और उनका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक, तो कोवलेंट बांड का जो होता है वो डिपेंड करेगा कि कितनी आसानी से ब्रेक होता है या फिर कितनी आसानी से बांड फॉर्म होते हैं। इसको रब कर रहे हैं। अब उसको भी साथ में लिख रहे हैं कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग कोवलेंट बांड। ठीक, अगर रिएक्शन है और रिएक्टेंट इन्वॉल्व कर रहा है कोवलेंट कंपाउंड या फिर कोवलेंट बांड और कोवलेंट कंपाउंड टाइप के बांड। ठीक, कोवलेंट कंपाउंड में कैसे बांड होते हैं, कोवलेंट बांड। तो अगर रिएक्शन इन्वॉल्विंग कोवलेंट बांड को अगर इन्वॉल्व करते हैं, तो उनका जो रिएक्शन का रेट होता है, रेट डिपेंड्स किस पे डिपेंड करेगा, रेट डिपेंड्स अपॉन किस पे करेगा, रेट डिपेंड्स अपॉन द ईज, रेट डिपेंड्स अपॉन द ईज
with which the reactant molecules break or form। जो रेट है उस पर डिपेंड करेगा कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो कितनी आसानी से ब्रेक होते हैं या फिर फॉर्म होते हैं। तो ध्यान देना, जो रिएक्शन है अगर कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व करते हैं तो उनका रेट डिपेंड्स करेगा किस पे, इज विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गेट ब्रेक एंड फॉर्म। जितनी आसानी से वो ब्रेक हो जाएंगे उतनी आसानी से वो रीअरेंज होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि NO गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O2 गैस, यहाँ से क्या बनाता है NO2 गैस। ये रिएक्शन फास्ट होती है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया। बट इसी रिएक्शन को हम ले लें CO गैस प्लस O2 गैस, क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये रिएक्शन कैसी होती है, स्लो। दोनों में अंतर क्या है, अब ये आसानी से टूट जा रहा है बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच जो है, तो वो आसानी से रिएक्शन हो जाएंगे, यानी उनके रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। CO में आसानी से नहीं टूटेगा, इसलिए इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी। तो इसके दो एग्जांपल हैं। ठीक, तो इसको रब करते हैं। अब दूसरा आते हैं हम। दूसरा हमने क्या लिखा था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करेगा, दूसरा फैक्टर्स है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा। जैसे कि हम बात करें, अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम बढ़ा दें, तो क्या हो सकता है। अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम बढ़ा रहे हैं। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हैं, जगह हमारे पास उतनी है, यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच कोलिजन बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होंगे। अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होंगे तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा। एग्जाम्पल तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 1 लीटर का बीकर है हमारे पास, ठीक, उसमें क्या करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जैसे 100 थे, हम 10 और बढ़ा दें, तो स्पेस तो उतना ही था, अब भीड़ बढ़ गई, तो उनको जगह चाहिए, रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। तो क्या करेंगे, आपस में कोलिजन बढ़ाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को अगर इंक्रीज करते हैं, भाई ये ध्यान देना, ये इंक्रीज है, तो हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स और नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज करेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर कोलिजन्स इंक्रीज करेंगे, और उनकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये आपका है। इसी तरह कंसंट्रेशन अगर घटा देंगे तो कोलिजन डिक्रीज हो जाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। ठीक, तो ये किसका है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं टेम्परेचर का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो तीसरा फैक्टर है आपका टेम्परेचर का। अब टेम्परेचर तो वैसे भी रियल लाइफ में भी देखते हैं आप लोग, किसी का भी टेम्परेचर बढ़ा दें उनका रेट बढ़ जाएगा। जैसे किसी को हम आग दिखा दे, वो भागना स्टार्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर तो सभी को मालूम है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगी। तो सिंपल सा है, ये तो आप लोग देखते भी हैं कि इफ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ कोलिजन भी इंक्रीज कर जाएंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगी। तो कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक चीज हम बता रहे हैं,
अगर कोई होमोजीनियस रिएक्शन है, अगर कोई होमोजीनियस रिएक्शन है मतलब कि उनका सेम फेज है, तो उनका रिएक्शन क्या होगा? अगर 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हैं तो जो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन है 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 गुना उनका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। आगे हम कोलिजन थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसके पहले हम बताएंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, तो वहाँ पर भी हम बताएंगे। यहाँ पर समझ लीजिएगा, अगर टेम्परेचर को कोई होमोजीनियस रिएक्शन है 10 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, फॉर ए होमोजीनियस रिएक्शन, फॉर ए homogeneous reaction if 10 degree the rate of reaction, sentence सही करें, for homogeneous reaction the rate of reaction increases by doubled or tripled with each 10 degree rise in temperature, 10 degree rise in temperature। अगर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हैं तो हमारा जो होमोजेनियस रिएक्शन का रेट है वो 2 से 3 गुना इंक्रीज हो जाता है। ठीक, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय डबल और ट्रिपल्ड विद इंक्रीज 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक, अब नेक्स्ट फैक्टर है आपका फोर्थ, सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्या है आपका? सरफेस एरिया। हेडिंग डाल लीजिए। चौथा फैक्टर है आपका सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट है। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। देखिए रियल लाइफ में भी आप लोग देखते हैं सरफेस एरिया का क्या मतलब है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लकड़ी का एग्जांपल। एक लकड़ी का लंप आपको, लंप ऑफ वुड, वुड माने लकड़ी, लंप ऑफ वुड है जैसे इतना बड़ा लकड़ी का है, जैसे कि 10 किलोग्राम 10 kg का एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो उसका सरफेस एरिया फिक्स है। अगर उस 10 किलोग्राम के लकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, यानी कि हम उसको 100-100 ग्राम के टुकड़े बना लें, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, क्योंकि 10 किलोग्राम था तो उसका सरफेस एरिया फिक्स हो गया। अब उसको टुकड़े टुकड़े में कर दिया तो उसका सरफेस एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब हमें दोनों में ये बताइए कि दोनों में आसानी से बर्न कौन होगा? दोनों में आसानी से जलेगा कौन? जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, क्योंकि एक छोटे छोटे टुकड़े वो आसानी से जल जाएंगे, तो जो बड़ा सा टुकड़ा उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोग ठंडी के मौसम में भी देखते हैं कि जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं उनको चैलों में, मतलब कि उनको गांव में बोलते हैं चैला, ठीक, तो उनको छोटे छोटे टुकड़े में पीस में कर लेते हैं, फाइनली डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या जाता है आसानी से क्यों जल जाए। तो इसलिए अगर सरफेस एरिया को हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लंप ऑफ कोल, कोयले का ढक्का, कोयले का ढक्का, बहुत बड़ा कोयला है, कोयले की खान है। अब जैसे कोयले की खान न लेके हम यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10 किलोग्राम अगर कोयला है, ठीक, एक बड़ा सा पीस है, उसके छोटे छोटे पीस कर लिए जाए, तो हमने उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो सरफेस एरिया बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस सरफेस एरिया बढ़ गया कोल का, कोयले का, तो आसानी से बढ़ जाएगा। और सरफेस एरिया बढ़ा दें, पाउडर में कर दें, तो और भी आसानी से बर्न हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑन इंक्रीजेज द सरफेस एरिया द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। तो यहाँ पर लिख लीजिए, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हो जाएगा आपका? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक, सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए, लंप ऑफ कोल burns much faster than lump of coal, lump of coal नहीं होगा यहाँ पर, finely divided coal, finely divided coal,
finely divided coal burns much faster as compared to as compared to lump of coal। जो इसके टुकड़े हैं, फाइनली डिवाइडेड मतलब इसके जो टुकड़े हैं कोयले के, वो आसानी से बर्न हो जाएगा देन किसके, एज कंपेयर टू लंप ऑफ कोल। ठीक, दूसरा एग्जांपल इसमें लिख ले लकड़ी वाला। दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, पीसेज ऑफ वुड, ठीक, बर्न्स मच फास्टर देन लंप ऑफ कोल। लंप ऑफ वुड, ये हो जाएगा आपका दूसरा एग्जांपल। तो ऐसे हम बात कर सकते हैं। एंड लास्ट वन है जो कि इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, देखिए कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है। अगर बात करें कैटलिस्ट, तो पहले तो यहाँ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या होता है पहले तो ये पता हो, तभी हम उसके इफेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। तो देखिए कैटलिस्ट एक क्या ऐसा सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, इनहेंस कर देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस दैट इज इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज करता है, बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ ऑफ एनर्जी, बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी के अल्टरनेट पाथ को प्रोवाइड करता है, ठीक, बट विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, उसके अमाउंट में और केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं करता। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ ऑफ एनर्जी एंड रिमेन्स अनचेंज्ड इन अमाउंट एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो समझ लेते हैं बोलचाल की भाषा में कि हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज करता है। तो कैटलिस्ट क्या है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो कैटलिस्ट जैसे कि नेचर में देखते होंगे, अगर कोई घर पे बच्चा रो रहा हो, ठीक, अगर कोई घर पे बच्चा रो रहा हो, उसको हम बहुत देर से मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बच्चा शांत नहीं हो रहा है, बट उसको हम चॉकलेट दे दें, टॉफ़ी दे दें, तो बच्चा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, यानी कि उसके रेट उस टाइम के लिए क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बट क्या उसके अमाउंट में, क्या उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई डिफरेंस आया? भाई लड़का है तो लड़का ही रहेगा ना, बच्चा है तो बच्चा ही रहेगा, जवान तो हो नहीं जाएगा, बुढ़ा तो हो नहीं जाएगा कि लड़की हो जाएगा। तो सिंपल सा है मतलब कि उसके क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा विदाउट चेंजिंग इट्स अमाउंट एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम कहीं जा रहे हों, ठीक, दो लोग हैं, दोनों के बीच रिएक्शन तो हो जाएगी, ठीक, बट क्या होता है जनरली आप लोग देखते हैं हम दोनों जा तो रहे हैं लेकिन किसी दूसरे को देख के एक्साइटमेंट आ जाना, किसी दूसरे को देख के एक्साइटमेंट आ जाना, तो उस टाइम के लिए क्या होता है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, केवल उस टाइम के लिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। बट क्या ऐसा है कि हमारे केमिकल कंपोजिशन कोई डिफरेंस कर दें, यानी हमारा हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उसको चेंज तो नहीं कर पाएगा ना। तो सिंपल से ऐसे हम समझ सकते हैं। आइए समझते हैं कि यहाँ पर कैसे इसको लिखना है और कैसे समझना है रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में तो कैसे होता है यहाँ पर। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट समझ लीजिए, कैटलिस्ट डिफिनेशन लिख लीजिए, इज अ सब्सटेंस that increase or enhance the rate of reaction by providing an alternate path of energy and remains unchanged in amount
amount and chemical composition of reactant at the end of reaction। जो मैंने बोला यहाँ पर वही लिखा है, इज ए सब्सटेंस दैट इंक्रीज और इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ ऑफ एनर्जी एंड रिमेन्स अनचेंज इन अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं होता है। एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट द एंड ऑफ रिएक्शन के एंड में वो निकल जाता है। आइए समझते हैं कि एक रिएक्शन लेते हैं और कैटालिस्ट का यूज करके उसका कैसे अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है और रेट को कैसे इंक्रीज करता है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल समझने के लिए हम ले रहे हैं A प्लस बी, एक रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं और कैटालिस्ट X मान ले रहे हैं, यहाँ पर क्या है AB बनता है। अब देखिए ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। अगर कैटालिस्ट ना लेते हैं तो रिएक्शन तो होती, ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होती। जो काम 10 मिनट में होना है वो काम 1 घंटे में होगा, रिएक्शन होगी बट स्लो होगी। ये क्या करता है, जैसे हमने कैटालिस्ट लिया वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देगा। कैसे फास्ट करेगा, देखिए यहाँ पर एक क्या होता है रिएक्शन, कुछ इसकी मैकेनिज्म इस टाइप से होती है, यहाँ पर क्या है A प्लस बी प्लस एक्स, कैटालिस्ट लिया। अब देखो A प्लस बी है, दोनों बीच बिना कैटालिस्ट के भी बॉन्ड बनता, लेकिन ये कैटालिस्ट आया है तो ये क्या करेगा, पहले इन दोनों से कंबाइंड होगा, यानी कि A और B के बीच एक बॉन्ड बनेगा विद कैटालिस्ट। इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये क्या किया है, एक्टिवेट कर दिया है, इसको एक्टिवेट कर दिया है, तो यानी कि क्या हुआ, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फाइनली क्या करेगी, ये अपना काम कर दिया, इन दोनों के बीच बॉन्ड बनवा दिया और प्लस एक्स, ये निकल गया। ठीक, समझ लिया डेफिनेशन क्या था। कैटालिस्ट हमने यूज किया, दोनों के बीच क्या किया, मिला, दोनों का काम बना दिया, काम बना के दोनों के बीच मेल मिलाप करवा के अपना खुद निकल गया। तो ये इसका काम है, यानी कि इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं किया है, जैसे आया था कैटालिस्ट वैसे ही निकल गया है। तो ये कैटालिस्ट का काम है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ग्राफ के थ्रू एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू कैसे समझते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर कैटालाइज्ड and uncatalyzed रिएक्शन। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझते हैं कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन के थ्रू। देखिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, यहाँ पर इसको रब कर दे रहा हूं यहाँ से थोड़ा। यहाँ पर क्या होगा, आपका एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की प्रोग्रेस, तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी, एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की क्या प्रोग्रेस है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ए प्लस बी, कैटालिस्ट ए बी, मैकेनिज्म हमने कुछ इस टाइप से बताया था, ए प्लस बी प्लस एक्स, यहाँ पर क्या बनेगा, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ए बी के बीच बाउंड विद कैटालिस्ट, इसको बोले हैं हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ए बी प्लस एक्स निकल गया। जब भी देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है उनकी स्टेबिलिटी कम होती है।
एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम, दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, प्रोडक्ट से। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी तभी तो रिएक्शन करके प्रोडक्ट जिसकी एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि नेचर में स्टेबल मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हम मान ले रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, रिएक्टेंट कुछ यहाँ रहा होगा, ये क्या करेगा, देखिए ये क्या है आपका रिएक्टेंट। अब देखिए क्या होता है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कौन कौन से यहाँ पर, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये क्या है आपके रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक इस स्टेट से गुजरना होगा। इस स्टेट को बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट या फिर ट्रांजिशन स्टेट। देखिए दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच एक इंटरमीडिएट होता है, बिना ट्रांजिशन स्टेट के कोई रिएक्शन नहीं होती, उसको उस स्टेट से गुजरना ही पड़ेगा। देखिए अगर रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, यानी कि इस स्टेट पे हमें आना पड़ेगा। जैसे कि ऐसे ही बात कर लेते हैं कि क्या होता है कि हम क्या है अभी छोटे हैं, हमको प्रोडक्ट बनाना है तो पहले उस स्टेट तक तो आए तब तो शादी ब्याह होगी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब ये बड़े होना है तो कम से कम इस स्टेट को, इस रिएक्टेंट को यहाँ तक पहुँचने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी या तो रिएक्टेंट के पास खुद से हो कि ये इतनी एनर्जी को प्रोवाइड करें खुद आपस में और यहाँ तक पहुँच जाए और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, या फिर क्या करें इस एनर्जी बैरियर को कम कर दें। दो तरीके हो सकते हैं, या तो इस रिएक्टेंट के पास खुद की एनर्जी हो, दोनों आपस में लड़ झगड़ के यहाँ तक पहुँच जाए, इस स्टेज से गुजरने के बाद यहाँ पे आ जाए प्रोडक्ट बना लें, या तो क्या करें इस एनर्जी को गैप को ही कम कर दें। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ए बी है बिना कैटालिस्ट के, यहाँ पर क्या करते हैं बिना कैटालिस्ट के, ये ए और बी से इंटरेक्शन होता है और ये क्या बन जाता है प्रोडक्ट। अब ध्यान देने की बात ये है कि ये तो क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, इस गैप को बोलते हैं। अभी हम पढ़ाएंगे जब कोलिजन थ्योरी आप लोगों को, तो वहाँ पर हम बताएंगे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर से ये ग्राफ आएगा वहाँ पे, तो कोलिजन थ्योरी में एक्सप्लेन करेंगे और टेम्परेचर का इफेक्ट बताएंगे। यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए। अब इस एनर्जी को बोलते हैं हम, इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विदाउट कैटालिस्ट, विदाउट कैटालिस्ट, बिना कैटालिस्ट की एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यहां पर इसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विदाउट कैटालिस्ट, विदाउट कैटालिस्ट। अब देखिए अब जैसे ही कैटालिस्ट आया, इसके पास क्या है कैटालिस्ट जैसे ही आया, अब ये क्या करता है इन दोनों से इंटरेक्शन के जो यहाँ तक पहुँचना है, ये कुछ एनर्जी गैप को इसको कम कर देगा और इस एनर्जी गैप को कुछ ऐसे कम करता है। यानी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो EAF इतना लगता था एनर्जी, अब इसको इतनी ही एनर्जी चाहिए। यानी कि अब इन दोनों गैप में इस रिएक्टेंट को यहाँ तक पहुँचना है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए और इस रिएक्टेंट को यहाँ तक पहुँचना है तो कम एनर्जी चाहिए। यानी कि एक अल्टरनेट पाथ को प्रोवाइड कर दिया जो कि इस एनर्जी से कम एनर्जी है, किसके प्रेजेंस में, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। तो कैटालिस्ट क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है एनर्जी का, जो एनर्जी गैप को कम कर देता है। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आसानी से यहाँ तक पहुँच जाते हैं और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विद कैटालिस्ट, इसको बोलते हैं हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इंटरमीडिएट की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होते हैं बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पर रह नहीं सकता है, ना ही बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रह पाता है, तुरंत ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा आई हुई है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। अब देखिए अल्टरनेट पाथ को प्रोवाइड किया, ठीक, इस अल्टरनेट पाथ को प्रोवाइड किया। अब यहाँ से बीच जो एनर्जी गैप है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, EA डैश फॉरवर्ड। यहाँ पर ये क्या है विद कैटालिस्ट है,
ये क्या है आपका कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। अब यहाँ पर ये तो आपका हो गया। अब ये गैप क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट और यहाँ के बीच, इसको बोले एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विद कैटलिस्ट। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में बहुत ही अच्छे से आया होगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करके एक वीडियो डेली का डेली ला रहे हैं। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।